सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 62 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान विषय से और जिसमें हम समझ रहे हैं सत्ता में साझेदारी पाठ को। आज हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं और पुनरावृत्ति में 3 और 5 अंक वाले प्रश्न उत्तर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप जब अपने लेसन की तैयारी करें उसके साथ साथ इन प्रश्नों को देखना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके यही प्रश्न आ जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके के प्रश्न बोर्ड में अक्सर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि आज के प्रश्न 3 और 5 अंकों के प्रश्न हैं, तो इनको मैंने पॉइंट में, ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर पॉइंट में देने की कोशिश की है और आप भी इसी तरीके से लिखें। हाँ, उत्तर थोड़े बड़े ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको किसी गाइड, किसी कॉपी को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप केवल इन्हें ही समझ के अपने नोट्स बना सकते हैं और जब आपका पेपर आए और ये वाले प्रश्न आए तो आप इनका उत्तर इसी तरीके से लिखेगा, तो आपको देखिएगा बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी वांछनीय क्यों है, मतलब सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, और आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी लोकतंत्र में हमें सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप नजर आते हैं उनके बारे में हमें बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर में आता है। तो देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सत्ता की साझेदारी करना वांछनीय है। यानी जैसा आपने देखा कि श्रीलंका में जो सामाजिक समूह थे वहाँ के भाषा बोलने वाले, तो उनमें संघर्ष रहता था। तो ऐसे इसलिए उनके जो किसी भी देश में सामाजिक समूह होते हैं उनके बीच संघर्ष की संभावना को कम करने के लिए और सरकार सही ढंग से चलती रहे, देश सही ढंग से चलता रहे, राजनीतिक स्थिरता उसको कहते हैं, उसको सुनिश्चित करने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप निम्न अनुसार हैं। देखिए, पहला रूप है सत्ता का क्षैतिज वितरण। जैसे सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है। यानी जो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं ना, जैसे कार्यपालिका यानी जो संसद होती है, कार्यपालिका जो कि कानून का पालन कराती है, विधायिका जो कि कानून बनाती है और न्यायपालिका जो दंड देती है, उनके बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, यानी पावर को शेयर किया जाता है। दूसरा है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी होती है या नहीं। 2 रूप हो गए। फिर तीसरा रूप है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी सत्ता की साझेदारी की जाती है। देखिए, कई बच्चों को बार बार ये शब्द सताता होगा, सामाजिक समूह। देश का समाज, हर देश का एक समाज होता है और उसमें अलग अलग समूह भी होते हैं, जैसे भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर। जैसे हमारे यहाँ पर तो 6 समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। और भाषा के आधार पर भी बहुत सारे हो सकते हैं और जाति के आधार पर भी हैं। तो इनको हम कहते हैं सामाजिक समूह। इनके बीच भी सत्ता की साझेदारी होती है। जैसे इसका सही बिल्कुल उदाहरण बेल्जियम है। बेल्जियम में आपने देखा ना, 2 भाषा बोलने वाले समूह हैं, उनके बीच साझेदारी। तो साझेदारी सामाजिक समूहों के बीच भी हो सकती है। ये इसका तीसरा रूप है। फिर दूसरा प्रश्न है कि बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे। जो फ्रांसीसी भाषा वाले अल्पसंख्यक समुदाय थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले कम लोग रहते थे और डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग रहते थे, लेकिन फिर भी वो समृद्ध और शक्तिशाली थे, यानी बहुत ही अमीर थे, पैसे वाले थे और शक्तिशाली क्यों थे। तो इसके कई कारण हैं कि जैसे लंबे समय तक फ्रांसीसी लोगों के हाथ सत्ता होने से देश के आर्थिक विकास और शिक्षा का फ़ायदा उन्हें ही मिला था।
फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग डच लोगों की तुलना में ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे और संसाधनों की पहुंच भी उन्हीं तक ही सीमित थी, यानी देश में जितने भी संसाधन थे ज़्यादातर उनका इस्तेमाल फ्रांसीसी लोग ही करते थे। फिर फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग व्यापारियों के अभिजात वर्ग का हिस्सा भी थे, इसलिए वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली थे, यानी वो पहले से ही जब वहाँ पर राजतंत्र चलता था तभी से ही वो एक अभिजात वर्ग का हिस्सा था, यानी अमीर लोगों का हिस्सा थे, इसलिए तभी से वो आर्थिक रूप से यानी पैसे वाले भी थे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं, और ये सत्ता में साझेदारी का चौथा रूप भी है कि दबाव समूह और हित समूह आप जानते हैं क्या होते हैं। जैसे आपने यूनियन देखी है ना, जैसे मजदूर यूनियन, डॉक्टर्स यूनियन, टीचर यूनियन और कई सारे समूहों की यूनियन, इन सबको हम दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। और ये सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं, देखिए ये विभिन्न सरकारी समितियों में हित समूहों और दबाव समूहों की प्रत्यक्ष भागीदारी, यानी जो सरकारी समितियां बनती हैं ना उनमें इन समूहों के लोगों को भी शामिल किया जाता है। फिर सरकार पर दबाव बनाकर सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर करना, यानी आपने भी देखा होगा जैसे कई बार क्या होता है, अभी जैसे आप बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है किसानों वाला, ये जो नया कानून बना कृषि कानून, उसके विरोध में जो किसान है इनका एक बहुत बड़ा समूह है और ये क्या है, दबाव समूह, ये सरकार पर दबाव बना रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए। तो ये दबाव समूह इस तरह से दबाव डालकर जो है अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। कई बार सरकार इनकी बात मान लेती है, यानी वो इनके साथ सत्ता की साझेदारी करती है, तभी तो इनकी बात सुनती है ना, बिल्कुल ठीक। और ये उनसे संबंधित वर्गों के हितों को बढ़ावा भी देते हैं। तो जो इनसे संबंधित लोग होते हैं इन दबाव समूह से, जैसे मजदूर यूनियन है तो मजदूरों से संबंधित मतलब उनसे संबंधित लोग मजदूर होंगे, तो उनकी बात को ही ये आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के लिए अच्छा सरकार से करवाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 है, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। यानी आप देखिए शक्तियों का बंटवारा यानी सत्ता की साझेदारी एक देश को और ज़्यादा मजबूत और एकजुट बनाता है, एकता बनाता है उसके अंदर। तो कैसा ये हो सकता है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए शक्तियों का बंटवारा निम्नलिखित कारणों से एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। कैसे बनाता है, सबसे पहले ये सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों की सरकार में हिस्सेदारी हो, यानी कहने का मतलब है जब सरकार बने तब उसमें सभी धर्म सभी जातियों के लोग शामिल हों, इसलिए ये जो शक्तियों का बंटवारा इस बात को ज़्यादा महत्व देता है। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है इसमें लोगों की अधिकतम भागीदारी ये सुनिश्चित करता है, यानी ये जो सत्ता में साझेदारी इसलिए की जाती है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार के फैसलों में शामिल हो सकें। तो यह लोगों के शासन की अवधारणा को बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, मतलब ये लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है उसको और मजबूत करता है। फिर यह लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित करता है, यानी कहने का मतलब है जब सब लोगों के बीच सभी सामाजिक समूहों के बीच एकता स्थापित होगी तो राजनीतिक स्थिरता तो अपने आप रहेगी, यानी सरकार भी अपने काम सही ढंग से कर पाएगी। नहीं तो ये ऐसे ही बार बार विरोध होता रहेगा, राजनीतिक उथल पुथल मचती रहेगी और देश कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा। फिर है कि इसमें विविध समूहों को शामिल किया जाता है। तो मैंने ऊपर भी अभी यही बताया कि इसमें जितने भी सामाजिक समूह हैं सभी को बराबरी का महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। फिर प्रश्न नंबर 5 है कि क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए 3 उपायों की चर्चा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन है और बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में आता भी है। यानी बेल्जियम ने क्या, इसको हम दूसरे ढंग से बोलें कि बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई थी। तो देखिए जो 3 उपाय उन्होंने किए, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया, यानी संविधान में कहा गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। कुछ विशेष कानूनों को दोनों भाषाई समूहों के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होगी, यानी अगर एक भाषाई समूह कहेगा कि कानून बनना है तो बनेगा नहीं, इसके लिए दोनों की सहमति होना जरूरी है। फिर दूसरा पॉइंट है कि केंद्र सरकार की कई शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दी गई, यानी सत्ता का बंटवारा हुआ, सत्ता की साझेदारी हुई, तो इससे भी वहाँ पर शांति
हुई। फिर तीसरा है कि जो बेल्जियम की राजधानी है ना ब्रुसेल्स, वहाँ की एक अलग सरकार है जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, तो लड़ाई झगड़ा अपने आप ही खत्म हो गया। तो ये 3 उपाय किसने किए थे? बेल्जियम सरकार ने किए थे। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया, व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से आप समझिएगा। देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है कि बहुसंख्यकवाद ने निम्नलिखित के कारण श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना को बढ़ा दिया। तो ऐसे क्या कारण थे? पहला कारण था कि 1956 के अधिनियम के अनुसार सिंहली को ही एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाया गया, यानी तमिल भाषा को नजरअंदाज करके सिंहली को ही एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाया गया। दूसरा पॉइंट था कि विश्वविद्यालय के पदों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों को ही प्राथमिकता दी गई, यानी जो सिंहली भाषा बोलने वाले थे उन्हें ही सरकारी नौकरियां या विश्वविद्यालय आदि में दाखिला आदि उन्हीं को ही पहले दिया जाता था। फिर तीसरा पॉइंट था कि संविधान में ये निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा, और यानी कि जो देश की सरकार है वो बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा देगी और उसकी रक्षा करेगी। तमिलों का जो धर्म है उसके लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। तो इन कारणों से जो श्रीलंकाई तमिल थे उनके बीच अलगाव की भावना और ज़्यादा बढ़ गई, और इसी को हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। यानी जो देश में लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं, बहुसंख्यक लोग, और उन्हीं की बात चलती है, तो इसको हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुसंख्यकवाद। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। यानी दोनों ने अपने अपने यहाँ सांस्कृतिक विविधताओं को कैसे संभाला या नहीं संभाल पाए, तो उसके बारे में हमें इनको बताना है कि बेल्जियम ने कैसे किया और सिंहलियों ने यानी श्रीलंका में कैसे किया। तो देखिए इसका उत्तर है कि बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया ताकि ऐसी एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा सके जिससे सभी लोग शांति और सद्भाव में एक साथ रह सकें। यहाँ से आ जाएगा, सद्भाव से, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार में डच और फ्रांसीसी दोनों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया। तो उन्होंने समझौते की नीति का पालन किया। इस तरह से उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विविधता को संभाला। लेकिन दूसरी ओर सिंहलियों ने, जो तमिलों की तुलना में श्रीलंका में बहुमत में थे, उन्होंने बहुसंख्यकवाद की नीति का पालन किया। बेल्जियम ने समझौते की नीति का पालन किया तो श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद की नीति का पालन किया, और 1956 के अधिनियम को पारित करके सिंहलियों के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कई उपायों को अपनाया। वर्चस्व मतलब होता है यानी अपना ही प्रभाव जमाना। इन उपायों ने तमिलों को 2 समुदायों के बीच नागरिक संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यानी ये जो उपाय उन्होंने किए, इसके बाद तमिलों ने नागरिक संघर्ष करना, मतलब उसके लिए फिर वो धीरे धीरे तैयार होने लगे, क्योंकि उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही थी। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी कैसे की जाती है, वो बताना है सिर्फ। तो सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच भी साझा किया जाता है, जैसा कि ऊपर अभी हमने समझा भी था। जैसे उदाहरण स्वरूप बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। फिर इसके अलावा कुछ देशों में ऐसी कानूनी व्यवस्था की जाती है जिससे सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों और महिलाओं को विधानसभाओं और प्रशासन में भी प्रतिनिधित्व मिल सके। और इसका उदाहरण हमारा देश भारत है। हमारे देश की संसद और विधानसभाओं में जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं वो इसी तरह से सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी करके ही ऐसा हो पाया है। तो यानी जैसे जो हमारे यहाँ पर भी महिलाएं हैं, कमज़ोर, सामाजिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, तो वो भी तो एक सामाजिक समूह है। तो इस तरह से उनके बीच जब सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो इसको हम ये कहते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। फिर 9वां प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है।
4 उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। आपको ये बताना है 4 कथनों से कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ इसमें ये बताना है। आप प्रश्न का मतलब समझा करो कि हमें इसमें लिखना क्या है। इसका मतलब यही है कि आपको बताना सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए कैसे जुड़ी है, लोकतंत्र के साथ कैसे जुड़ी है, क्यों होनी चाहिए। तो देखिए, सत्ता का बंटवारा ही लोकतंत्र की आत्मा है। कैसे? जैसे पहला पॉइंट है, यह एक समाज में रहने वाले विभिन्न जातीय समूहों के बीच संघर्ष की संभावनाओं को कम करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है कि यह किसी भी बहुसंख्यक समुदाय को प्राथमिकता दिए बिना सभी समुदायों को सरकार में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है, अतः यह राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करता है। फिर तीसरा पॉइंट है, यह हिंसा और भाषाई समस्याओं को भी कम करता है। जैसे हमारे यहाँ सभी भाषाओं को समान महत्व दिया जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि, और ये सब किसके कारण होता है? सत्ता में साझेदारी के कारण होता है। और चौथा तर्क है कि सत्ता की साझेदारी को वास्तव में ही लोकतंत्र की आत्मा कहा जा सकता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया? तो देखिए, जो अभी ऊपर हमने लिखा वही आंसर हम दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं कि बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया ताकि एक ऐसी नई व्यवस्था का निर्माण किया जा सके जिससे सभी लोग शांति और सद्भाव में एक साथ रह सकें। अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार में डच और फ्रांसीसी दोनों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया। उन्होंने समझौते की नीति का पालन किया। फिर हर बार की तरह स्रोत आधारित प्रश्न, जो कि 4 अंकों का, और मैंने आपको बताया है कि ये बोर्ड में अब आने लगा है, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि एक अनुच्छेद दे रखा है, फिर उसी पर आधारित या उसी से ही समझ के आपको प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो चलिए, पहला जो है कि अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम अब अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय तक से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में ही रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना भी संभव नहीं होगा। तो देखिए, पहले ऐसे सोचा जाता था, बहुत समय तक ऐसे ही सोचा जाता रहा कि भाई सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में रहें या कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर फैसले कैसे लिए जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, यानी जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सरकार को चुनती है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? तो देखिए, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। फिर दूसरा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा? तो आपके इसमें ही लिखा हुआ है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है सी भाग, त्वरित निर्णय लेना यानी जल्दी फैसले लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये कथन सही है कि लोकतंत्र में त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होता, लेकिन एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आखिरी भाग इसका डी, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए, यानी आपको ऊपर पढ़ के क्या समझ में आया। तो आपने उसी में से कुछ प्रश्न शब्द लेकर अपनी बात को लिखना होगा। इसमें लंबे समय तक यही धारणा बनी हुई थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे नहीं होगा तो फैसले तुरंत नहीं लिए जाएंगे। तो लेकिन जो लोकतंत्र होता है वो तो लोगों का शासन है, इसलिए अगर लोगों के बीच ही शक्ति का बंटवारा नहीं होगा तो वह लोकतंत्र भी नहीं होगा ना, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्ति का स्रोत है। और अगर जनता के बीच ही शक्ति का बंटवारा या सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ तो फिर वो लोकतंत्र कैसा? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको
थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया अंक प्राप्त कीजिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।